पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए ये गुड न्यूज़ है। प्यास पर पॉलिटिक्स तो बहुत हुई, इसके लंबे इतिहास के बाद पहली बार सपना लग रहा है होगा साकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ईआरसीबी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कर दिया है कि योजना नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के जरिए आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर एक पड़ाव योजना ने पार कर लिया है। राजस्थान और एमपी के अधिकारियों में फंसे हुए मुद्दों पर सहमति भी बनी। अब दोनों राज्यों के सीएम बैठक कर योजना को अंतिम रूप देंगे। तेजी इतनी कि संकेत है नए साल के पहले ही सप्ताह में या जनवरी खत्म होने से पहले ही केंद्र और राज्यों के बीच एमओयू भी हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि आज तक कुछ ठोस करने की जगह सिर्फ सियासत ही हुई। आज चर्चा इसी पर। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जितेंद्र शर्मा जी विषय विशेषज्ञ हैं, हमारे चैनल के डायरेक्टर भी हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। पौरुष जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। एक मुद्दा तो गया आपके हाथ से। देखिए, मुद्दा जो बात है तो ये जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लिए जो राजनीति जो है वो जनसेवा नहीं होकर के पॉलिटिकल इवेंट है। चाहे वो पुलवामा का मामला हो, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो और अब ये वाला मामला। ये देखिए सारे काम जो ये करते हैं, जनता को क्या सुविधा होगी या जनता को क्या असुविधा होगी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए सिर्फ इनके लिए सिर्फ टाइमिंग जो होती है कि इनको पॉलिटिकल फायदा किस टाइम पे होगा वो उस समय लोग काम करते हैं। देखिए ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ ये इन्हीं की पार्टी की नेता श्रीमती वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय शुरू हुआ। क्योंकि जनहित का प्रोजेक्ट था और हम लोग इनकी तरह बैड प्रैक्टिस नहीं करते, इवेंट पॉलिटिक्स नहीं करते, इसलिए हमने इनके प्रोजेक्ट को जनता के हित में मानते हुए हमने उसको एज इट इज एडॉप्ट किया और हमने केंद्र सरकार से मांग करी कि साहब इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आप कृपया इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दें ताकि इसमें केंद्र की भी सहभागिता बने, चाहे आर्थिक तौर पर बने, चाहे प्रशासनिक तौर पर बने, चाहे मध्य प्रदेश और हमारे बीच में कोई विवाद हो तो उसको केंद्र सरकार एक पटेल की तरह, एक पंच की तरह, एक मुखिया की तरह उसको निपटाने के लिए बीच में बैठा रहे। परंतु देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी द्वारा जब पिछले चुनाव 2018 में आए अजमेर की सभा में और है ना जयपुर की सभा में प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया कि भाई चुनाव को निपट जाने दो, बस के बाद में उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दूंगा। और देखिए प्रधानमंत्री जी को चिड़ इस बात की नहीं थी कि कांग्रेस, देखिए सुनिए, इनको चिड़ प्रधानमंत्री जी को इस बात की नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार है, उनको साथ साथ वसुंधरा राजे जी से भी प्रॉब्लम थी। वसुंधरा राजे जी जो भाजपा में एक बड़े कद की नेता है, उनका कद डाउन करने के लिए। जी अब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसी साल 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम इसको नदी जोड़ो प्रोजेक्ट की तरह लेना चाहते हैं, जो वो लेने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। मैंने कहा एक पड़ाव पार किया मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों को बिठाकर। ये पड़ाव तो आप भी पार कर सकते थे उस वक्त जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। ये पड़ाव तो आपने तब भी पार नहीं किया ना। कमलनाथ जी ने टका सा जवाब दिया था ना आप लोगों को कि नो हम नहीं कर सकते। देखिए कमलनाथ जी का सरकार में जितना सा समय रहा उससे ज्यादा जो है राजस्थान से सांसद जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, आप उनकी स्थिति में चर्चा क्यों नहीं करते कि वो भारत सरकार में मंत्री और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जब ये डबल इंजन बोलते हैं तो डबल इंजन ने काम कर दिखाया। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि जुलाई 2019 में मुख्यमंत्री गहलोत ने कमलनाथ को लेटर लिखा और कमलनाथ ने उस लेटर का जवाब 7 महीने बाद दिया। मैं कह रहा हूं जहां दो जगह आप थे वो मिलकर एक पड़ाव अगर पार कर लेते तो आज आपके पास कुछ बोलने को होता। देखिए उस समय कमलनाथ जी के समय में और हमारे समय में स्थिति क्या रही, कोरोना चल रहा था, उसके बाद में सरकार को, राजस्थान की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार अपदस्थ करने के प्रयास किए जा रहे थे। और सरकार को बने हुए कितना सा समय होता, 2018 के अंत में तो बनी थी सरकार। आप इस बात को समझिए। आप इस बात में सुनिए, एक फैक्चुअल मिस्टेक है आपके बयान में। राजस्थान नहीं पौरुष भाई, अगर एक फैक्चुअल मिस्टेक है मुझे उसे तो करेक्ट करना पड़ेगा। पौरुष भाई सुनिए मेरी बात सुनिए, एक फैक्चुअल मिस्टेक है मैं उसे करेक्ट कर रहा हूं। नहीं पौरुष जी, मैं फैक्चुअल मिस्टेक को करेक्ट कर रहा हूं, आप अपनी बात जारी रखिएगा। सिर्फ एक फैक्ट को मुझे सुधार लेने दें, आप अपनी बात जारी रखिएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये उस समय नहीं हुआ था जब कोरोना आया था। जुलाई 2019 में कोरोना नहीं था, तब सीएम अशोक गहलोत ने लेटर लिखा था और जनवरी 2020 में इसका जवाब कमलनाथ की ओर से दिया गया और तब भी कोरोना नहीं था। अब आप बोल सकते हैं। देखिए मैं इसी बात पे आपसे कह रहा हूं कि इसमें इस जो ईआरसीपी वाला प्रोजेक्ट है इसके बहुत सारी इसकी स्टेजेस है और बहुत सारी इसकी कड़ियां हैं। दुख का विषय है कि मीडिया, आपकी गलती नहीं है, ये आप सभी मीडिया वालों में ट्रेंड बन चुका है कि अब तक होता, जैसे हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई क्या होता था कि सबसे पहले मीडिया को ये कहा जाता था कि भाई मीडिया जो होती है वो जनता की आवाज बनकर विपक्ष के साथ खड़ी रहती है। अब आप लोग भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही तो आप उनके साथ रहे, तो परंतु जब वो सत्ता में आ गई तो आप लोग भी अपनी आदतें छोड़ पा रहे, वो भी नहीं छोड़ पा रहे, वो भी कांग्रेस को घेरते संसद में और आप लोग यहाँ पे हम लोग
को घेरते हैं, दोनों आपको भारतीय जनता पार्टी को और आपको दोनों को समझने की आवश्यकता है। आपने अभी वेट ही नहीं किया मेरा बीजेपी को सवाल पूछने का, लेकिन मैं आपकी शिकायत दूर कर देता हूं ना, मैं चेतन जी से जवाब लेकर। चेतन जी देखिए, अब देखने में क्या लग रहा है, कांग्रेस क्या गलत कह रही है? देखने में तो यही लग रहा है ना कि जब तीनों जगह आप बैठे तभी इसका सोल्यूशन निकल रहा है। अच्छा, आप याद कीजिए गजेंद्र सिंह शेखावत का वो बयान भी जो उन्होंने अनऑफिशियली दिया था किसी से हंसी मजाक में कि राज दे दो तो हम ईआरसीपी दे देंगे। अब देखने में तो यही लग रहा है ना, कांग्रेस क्या गलत कह रही है? मेरे को बड़ा दुख होता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता इतने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को इतने हल्केपन से ले लेते हैं और पुलवामा से धारा 370 से तुलना करते हैं, जिसका दूर दूर तक ईआरसीपी के मुद्दे पे कोई लेना देना नहीं है, वो अलग मैटर है। मैंने इवेंट पॉलिटिक्स की बात करी, इवेंट पॉलिटिक्स का एग्जांपल दिया पुरोहित जी, इवेंट पॉलिटिक्स का एग्जांपल सेट। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूँ कि जिस प्रकार का हल्कापन आज इन्होंने दिखाया है, यही तो इन्होंने किया 5 साल तक। नहीं, सवाल ये नहीं, मैं आता हूँ, सवाल ये नहीं, सवाल क्या है चेतन जी कि देखने में क्या लग रहा है? जवाब नहीं है, जवाब मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, तीनों जगह हुए तभी ये सॉल्व हो रहा है। मैंने बोलना शुरू किया, आता हूँ। इनकी नियत करने की थी ही नहीं। क्यों नहीं थी इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। जैसा आपने स्वयं ने भी बताया कि इन्होंने कमलनाथ जी को एक चिट्ठी लिखी जिसका 7 महीने के बाद में जवाब आया। ये सरकार 7 महीने तक क्यों सोती रही? पहली बात, सरकारी सिस्टम में एक सिस्टम होता है, कोई भी चीज़ का रिप्लाई नहीं आता तो रिमाइंडर दिया जाता है, 1 दिया जाता है, 2 दिया जाता है, 3 दिया जाता है। इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद में भाजपा सरकार आ गई, इन्होंने कोई पत्र व्यवहार नहीं किया। मैं बार बार आपको कहता हूं, देखिए अगर फैक्चुअली मिस्टेक होगा तो मैं वहां पे करेक्ट करूंगा। बिल्कुल 2022 तक ईमेल पर पत्राचार हुआ है, मीटिंग्स भी हुई है, 10 मीटिंग्स हुई है एमपी और राजस्थान के ऑफिसर्स में। बोलने दीजिए, मीटिंग कब होती है और मीटिंग करने से पहले माइंडसेट क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आपके चैनल पर अगर आया हूँ बाहर से कुछ पहले से ही कोई पूर्वाग्रह बनाकर आया हूँ तो मैं उसी लाइन पे काम करूँगा। चूंकि इनको ईआरसीपी देनी ही नहीं थी, इनको तो केवल वोट लूटने का काम करना था, जो पूरी राजस्थान की जनता समझ चुकी थी। का काम आपका था, जो मैं बीच में बोलता नहीं, जहां फैक्चुअली मिस्टेक होगी वहां पर बीच में बोलता नहीं हूं। मैंने इनको भी टोका फैक्चुअल मिस्टेक्स पर। परेश भाई आप इतना तो ख्याल रख सकते हैं ना, आप इतना तो मार्जिन मुझे दे सकते हैं। आपने मीडिया को कोसा पर आप मुझे इतना तो मार्जिन दे दें कि अगर कहीं पर फैक्चुअल मिस्टेक होगी तो उसी मीडिया कर्मी टोक लेगा। इस परियोजना के महत्वपूर्ण मुद्दे पे आता हूं कि इस परियोजना से राजस्थान को क्या लाभ होने वाला है। जिस प्रकार की गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में और केंद्र सरकार की दोनों के सहयोग से जिस प्रकार से आज बैठक हुई दिल्ली में और जिस तीव्र गति से काम शुरू हुआ है, ये अपना आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बस चेतन, यही हमने एक बात मुझे और समझा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम तो डाउनस्ट्रीम में आते हैं। अब जब हम डाउनस्ट्रीम में आते हैं, 2005 में चंबल बेसिन के पानी पर समझौता हुआ, एमपी ने 2 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए, हम अब तक पहले पड़ाव पर है, एक सपने पर। बिल्कुल, तो ये तो दोनों से सवाल पूछे जाएंगे ना। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ स्वप्निल जी, 5 साल जो खराब हुए हैं, आप कल्पना करिए ना, मंत्रिमंडल पूरा नहीं बना हमारा, आज दिल्ली में बैठक हो गई और सहमति भी बन गई, जैसा आपके चैनल अभी बता रहा था, मैं देख रहा था। वो आप कल्पना कीजिए जिस गति से काम बढ़ा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सीधा फायदा मिलने वाला है। 26.4% जो सिंचित एरिया है वो बढ़ेगा। 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। सबसे बड़ी फायदा इसका एक और है, नहीं पर अब डीपीआर स्तर बढ़ेगा। पर अब डीपीआर क्या है? डीपीआर बताएगी ना कि जितने पानी पर राजस्थान का हक है उससे कम पर योजना बन रही है या ज्यादा पर बन रही है। मैं बता रहा हूँ, ये देखो एक क्षणिक प्रक्रिया नहीं है कि एक मीटिंग हुई काम खत्म हो गया। स्टेप बाय स्टेप सारे काम चल रहे हैं। मैं तो बड़ा अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ राजस्थान सरकार का, केंद्र सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का। उन्होंने तीनों ने मिलकर के एकदम से फटाफट सारी मीटिंग करके मैं डीपीआर पे बात कर रहा हूं। देखिए होगा क्या, लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, जब बात रेशो की आएगी तो निर्भरता का ज्यादा प्रतिशत यानी पानी कम मिलेगा। तो अभी भी जब तक डीपीआर नहीं आती तब तक हम क्लैरिटी के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है? बिल्कुल, ये हमारा सपना पूरा साकार हो रहा है, 90% साकार हो रहा है, आधा साकार हो रहा है, 25% साकार हो रहा है। सरकार राजस्थान के हितों को ध्यान में रखने के लिए कृत संकल्पित है। ठीक है, और हमने अपने संकल्प पत्र में भी ये वादा किया था कि ईआरसीपी को हम लागू करेंगे। और मैं तो बार बार कह रहा हूं स्वप्निल जी, नहीं देखिए कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। तो इसीलिए मैंने ओपनिंग में इस बात को जोड़ा। लेकिन अब जितेंद्र जी मैं आपको शामिल कर रहा हूं। जितेंद्र जी, ईआरसीपी का जो मूल सपना था उससे अलग तरीके से या अलग स्ट्रक्चर में ये सपना पूरा होने वाला है। किस तरह का ये होगा? एक विषय विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या देख रहे हैं इसमें?
देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है नदी जोड़ो परियोजना की तरह ही इसको लेके आए, और इसका ये था कि राजस्थान शुरू से ही पानी को लेकर हमेशा तंगहाली में रहा है। कहा जा सकता है कि राजस्थान में पानी की समस्या रही है। बात कृषि की बात करें वो तो अलग है, पीने के पानी की भी हमेशा समस्या रही है। सबसे पहले तो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, ये प्रोजेक्ट लाने में दोनों ही सरकारों ने बहुत देरी की। करेक्ट। हाँ। 2005 से लेकर 2017 के बीच का जो समय था, ये दोनों ही सरकारों ने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं कि ईआरसीपी जैसे प्रोजेक्ट को लाकर प्रदेश को कितना तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इस चीज़ पे कभी सोचा ही नहीं। पहली बार बीजेपी सरकार में 2017 नवंबर 2017 में इसकी रिपोर्ट तैयार हुई, और वो रिपोर्ट जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय जल आयोग है उसको भेजी गई थी। वहाँ जाते ही इस बात पर वही राजनीति शुरू हुई। राजनीति शुरू होते ही पानी कैसे 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना था राजस्थान को जिस समझौते के अनुसार, लेकिन उस समझौते में कहीं न कहीं कुछ न कुछ राजनीतिक पेच आते रहते हैं, उनका कभी समय रहते हुए समाधान नहीं किया गया, और उसी का नतीजा रहा कि एमपी हमेशा 1600 MCM पानी देने को ही तैयार हुआ। राजस्थान इस बात पर रहा कि हमें हमारा पूरा पानी मिलता रहे। एमपी इस चीज़ पे रहा कि नहीं, आप जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा पानी ले रहे हो, तो इस चीज़ पे अड़ाव रहा। कभी भी किसी ने धरातल पर जाकर इस चीज़ को सोचने की कोशिश नहीं की, इसका समाधान कैसे निकाला जाए, और उसी की भेंट चढ़ता रहा ये प्रोजेक्ट। और आज उसी देरी की वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत, सबसे बड़ी बात तो मैं पहले इसकी लागत पे करूंगा कि इसकी लागत दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो जैसे ही केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इसके लिए जो एक वो नेतृत्व करने वाली बात होती है कि हमको इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लेना है और उसको आगे बढ़ाना है, उसी पर अब राजस्थान सरकार काम कर रही है। तो चलो ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि समझौता होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट के लिए बजट कहाँ से आएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 3510 MCM पानी में इसमें बंटवारा किया गया है कि 49% पानी इसका पेयजल के लिए रहेगा। राज्य सरकार ने पानी की व्यवस्था हुई नहीं, उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार ने इस 5 साल में उनसे जुड़े हुए करीब 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए। प्रोजेक्ट का आता पता नहीं है, और वो प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत पहले से ही सैंक्शन कर दिए। सबसे बड़ी खामी रही पानी कहाँ से आएगा, योजनाएं पूरी हो रही है, उनके लिए पानी कहाँ से लाएंगे, ये बड़ा सवाल। 43% पानी का रिजर्वेशन। पहला फोकस ये होना चाहिए था कि दोनों राज्य अपने मसले सुलझाएं, और उसमें कांग्रेस कमजोर दिख रही थी। हालांकि 43% पानी का रिजर्वेशन इरिगेशन के लिए रखा गया था, और 8% पानी का रिजर्वेशन इंडस्ट्री के लिए रखा गया था। इस प्रोजेक्ट का मूल भावना ये थी, और अगर ये प्रोजेक्ट आज पूरा हो जाता तो राजस्थान की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग होती। राजस्थान का जो वाटर लेवल है वो आज करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि से जो आज बंजर हो गया है, वो बंजर नहीं होता, और वहां पे हरियाली होती और किसानों की आय बढ़ती, तो उससे राज्य का राजस्व बढ़ता, राज्य के भौगोलिक स्थितियां और आर्थिक स्थितियां बढ़ती। इन तमाम चीजों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, और ये डिले रहा। चलो ये सब चीजें हुई, देरी हुई, लेकिन अब बात आती है कि जो सहमति वाली बात थी उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही एमपी सरकार के साथ मिलकर प्रयासरत थे। कई मीटिंगें भी हुई, बेनतीजा रही। पहली बार तीनों जगह बीजेपी नेतृत्व कर रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के लिए एक सुखद खबर है कि कहीं ना कहीं इसमें रास्ता निकलेगा, क्योंकि अब इस चीज़ में राजनीति जैसी बात बची नहीं है। राजनीति नहीं होगी तो ये प्रोजेक्ट गति पकड़ेगा, और उसी के तहत जो आज दिल्ली में बैठक हुई है उसमें वही चीज़ थी जो पुरानी DPR थी, जो पुरानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, उसी पर चर्चा हुई, और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रारंभिक सहमति इस पे बन गई है। कुछ एक मामले हैं जिनको लेकर उनके बीच में भी कुछ पत्राचार होने बाकी है, वो पत्राचार होंगे। दोनों CMs को बोला गया है कि आप अब जल्द से जल्द मीटिंग करें, क्योंकि MOU जनवरी में केंद्र सरकार करना चाहती है। लेकिन चेतन जी, अब देखिए, जनता की और हमारी किस्मत से आप लोगों को दूसरी बार मौका मिला है जब तीनों जगह बीजेपी है। 2017 में भी तीनों जगह बीजेपी थी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। लगभग 1-1.25 साल तक तीनों जगह बीजेपी थी, इसके बावजूद ये सपना सॉल्व नहीं हुआ। तो ऐसे में लोगों को ये डाउट है कि आप जनवरी का सपना दिखा रहे हैं, जनवरी तक होगा क्या? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैं जितेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इकोनॉमिक कॉरिडोर वहाँ से निकल रहा है, बहुत ज़रूरी परियोजना है, राजस्थान के 13 जिलों को प्रभावित करती है, और नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम भी है, क्योंकि पार्वती, काली सिंध और चंबल, इसका अधिशेष पानी जब उपयोग में आएगा तो राजस्थान की जनता का भला होगा और किसानों का भला होगा। नहीं तो सवाल ये है, कांग्रेस का सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस की सरकार के टाइम पर बड़े भाई की भूमिका क्यों नहीं निभाई? मैं इसी बात पे आता हूँ, कांग्रेस की कभी मंशा ही नहीं रही कि ईआरसीपी चालू हो, राजस्थान में लागू हो, इनकी कभी मंशा रही नहीं। मैं तो इस बात को शुरू से कह रहा हूँ, जब भी ईआरसीपी की डिबेट कांग्रेस शासन में हुई थी, क्योंकि अगर इनकी नीयत और नीति सही होती
तो ये उसी प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। इन्होंने, मैं बार बार कहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार से आप कहते हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन इन्होंने चेतन भाई देखिए बड़ी कैसी अजीब सी स्थिति थी। मैं इस बात को स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं कि जिस डीपीआर को केंद्र सरकार ने गलत बताया, उन्हीं के मंत्रालय की कंपनी उसे सही ठहरा रही थी, इसलिए लोग भौचक्के थे ना कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं जो आज बैठक दिल्ली के अंदर हुई है, जैसा जितेंद्र जी ने भी बताया अपने सूत्रों के हवाले से, कि कुछ मुद्दे सहमति बनती है, कुछ पे नहीं बनती है, लेकिन ओवरऑल मेरा ये मानना है कि जल्दी ही ईआरसीपी के मुद्दे पर आपको राजस्थान को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ठीक है पौरुष भाई, और ये बहुत महत्व का एक मिनट आज खुशी मनाने बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसमें राजस्थान को फायदा मिलेगा। ठीक है पौरुष भाई, देखिए ये खुशी का वक्त है। ईआरसीपी ने कई बार खुशी की एक एक उम्मीद की किरण को धुंधला होते देखा है, लेकिन हम कमियां क्यों निकाल रहे हैं या हम किसी से उससे जुड़े सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अब हिचकने लगे हैं। बात सिर्फ आपकी नहीं है, बात सियासत की है। हम लोग उससे डरने लगे कि पानी आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए सीरियसनेस की जो बात थी, जो मैं आपसे पहले कह रहा था, ऑफिसर लेवल की मीटिंग्स में राजस्थान के ऑफिसर्स नहीं जाते थे, वो न जाने किस काम में बिजी थे। यहां तक कि मुझे याद पड़ता है पीकेसी लिंक और आईएलआर स्कीम, इसके लिए न्योता आया था ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। 8/4/2022 को मुख्यमंत्री गहलोत ने ईमेल कर मना कर दिया, और आज देखिए वही पीकेसी लिंक और आईएलआर स्कीम कैसे नदी जोड़ो प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रही है। आप देखिए, सॉल्व करने की मंशा होती तो वो तब हो सकता था, लेकिन तब आप चाहते थे बाहुबली बनकर दिखाना कि हम अपने खर्चे पर कर दिखाएंगे। उसका मौका आपसे छिन गया, आप अपने खर्चे पर कर लेते तो बात अलग थी, अब तो नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट की जो उसकी डीपीआर या इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो 2015 में हुई। 2015 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2018 तक जो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 2018 तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारा रोल जो शुरू होता है इसमें तीन पक्ष है, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार। इसमें तीन पक्ष अधिकतर समय भारतीय जनता पार्टी रहे, और 2 पक्ष अधिकतर समय भारतीय जनता पार्टी रहे, सिर्फ 1 पक्ष हम लोग थे। और देखिए हमारी बात सीरियसनेस की बात यहां आ जाती है, जिस डीपीआर को ये लोग हमारी गलत बता रहे थे, उसी डीपीआर को आज, जैसा कि आपके साथ जो विश्लेषक बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आज वाली जो पहले वाली डीपीआर है, लगभग उसी बिंदुओं पे सहमति बनी है। तो और जब केंद्र सरकार की एजेंसियां जब पहले वाली डीपीआर को सही बता दी थी, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर अड़ंगे क्यों डाल दी थी, नंबर 1 पहली बात। और देखिए जैसा कि अभी आपने बीच में आपने खुद ने कहा, मैं एक अपनी बात कंप्लीट करूं, आपने खुद ने कहा कि 2005 के समझौते के तहत मध्य प्रदेश ने 2 बांध बना लिए, और उसके बांध पहले बना लिए और एनओसी लेने के लिए 2017 में आया, और सद्भावना से हमारे राजस्थान स्टेट भले आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, आपने बड़ा दिल दिखा दिया। हमारे सुनिए, मैंने मान लिया आपकी बात। नौनेरा, देखिए स्वप्न जी, बहुत जरूरी बात रह जाएगी। बोलिए। हमने काली सिंध पर जब नौनेरा बांध बनाया हमने, और जब हम नौनेरा बांध का काम शुरू कर दिया था हमने, और जब वो बांध का काम लगभग ये मान के चलिए 70% हो चुका, तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की शय पर सुप्रीम कोर्ट जाती है और उस बांध पे रोक लगवा के आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि क्या ये आपकी एक छोटी सोच की और एक छोटेपन की निशानी नहीं है। इन्होंने बात कही, बोले कि साहब पौरुष जी जो है वो 370 को और राम मंदिर को हम अभी ईआरसीपी पे स्पेसिफिक रहेंगे ना पौरुष भाई। पौरुष भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए पौरुष भाई, अब मेरी बात सुनिए। ईआरसीपी एक ऐसी योजना रही जिसको कांग्रेस ने हाथों हाथ लपका। क्यों लपका, उसका रीजन मैं बता रहा हूं पौरुष जी। ईआरसीपी को कांग्रेस ने हाथों हाथ क्यों लपका, इसलिए लपका क्योंकि उसमें पूर्वी राजस्थान में एक बहुत बड़ा मार्जिन नजर आया कि हाँ भाई, लोगों के बीच में पहुंचने की एक बहुत धांसू योजना है और इस पर हमें कुछ करना चाहिए। अब उसके बाद आपको अगर एक बात मान लीजिए कि 9 महीने का एक मार्जिन मिला था, जब वहां पर कमलनाथ थे और यहां पर अशोक गहलोत थे, उस 9 महीने को अगर आप कैश कर ले जाते, उस समय कोरोना नहीं आया था सर, आप अपने अंदरूनी झगड़ों में बिजी थे, उससे प्रदेश का क्या लेना देना। बाद में तो आप ईआरसीपी के नाम पर यात्रा निकाल रहे हैं, प्रियंका गांधी को ला रहे हैं, खड़गे को ला रहे हैं, इससे प्रदेश को क्या मतलब है। प्रदेश को तो उनकी प्यास से मतलब था और उन्हें पानी चाहिए था। अब आप मुझे बताइए कि 2015 से 2023 8 वर्ष का पीरियड हो गया। 8 वर्ष के पीरियड में सिर्फ 9 महीने के लिए हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं बनी जो कि 10% कही जाएगी। मतलब 10% समय जिसको मिला, अगर वो कहीं चूक गया तो वो इतना बड़ा गलत हो गया। और ये जो है 90% समय मिलाकर के आप ये तब कह सकते थे जब जो सवाल आप उठा रहे हैं वो मैंने बीजेपी से ना पूछा होता। इसी डिबेट में मैंने चेतन जी से पूछा, इनसे कोई ये नहीं पूछता सर। मैंने पूछा, अभी आप जो पूछने वाले वो मैं पहले ही पूछ लिया। केंद्र सरकार, देखिए स्वप्निल जी,
केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 9,600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा। वो पैसा कहाँ है? वर्तमान वित्तीय वर्ष में जितेंद्र जी बता देंगे वो पैसा कहाँ है? वो जितेंद्र जी बता देंगे ना, इसीलिए तो आज मैंने उनको बिठाया है। जितेंद्र जी वो पैसा कहाँ है, कहाँ गया वो पैसा? क्या वो पैसा लगा भी है? काली सिंध की जो बात कर रहे हैं वो भी काम फंसा पड़ा है। छोटे नहीं अब सुन लेना पौरुष भाई, इसीलिए मैंने कहा जहां फैक्ट की जरूरत होगी मैं टोक दूंगा। हाँ जितेंद्र भाई, पौरुष जी मैं आपको दोनों ही चीजों के सवालों के जवाब देता हूँ। पौरुष जी मैं आपको टेक्निकल जवाब दे रहा हूं ना। सारी चीजें जब कागज में फंसी है तो जो कागज कह रहे हैं वही सच्चाई है। अब वही सच्चाई सुनिए आप। देखो कोई भी प्रोजेक्ट हम लेके आते हैं तो सबसे पहले उसकी एनओसी जरूरी होती है। सबसे बड़ी बात है नौनेरा बांध की ये बात कर रहे हैं तो उसका कुछ क्षेत्र ऐसा था कि जो वन क्षेत्र में आता था और उसी को आधार बनाकर एमपी सरकार वहाँ पर गई कि साहब ये बांध बना रहे हैं और इसमें इन्होंने एक तो हिस्से से ज़्यादा पानी लेने का ये प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ इनकी ये रहेगी कि इनके पास में जो फॉरेस्ट लैंड है उसका भी ये अधिकृत कर रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं बांध क्षेत्र में, तो उसकी परमिशन नहीं ली गई। चलो एक राजनीतिक इशू हो सकता है ना, शिकायत लेके चले गए, वो राजनीतिक इशू हो सकता है। सवाल होता है आप बजट की बात कर रहे हो, बजट का प्रावधान करना एक अलग चीज़ होती है। मैं आपके एक छोटे से सवाल का पूरे बजट के इस प्रावधान पर मैं भी कह देता हूँ कि जेजेएम को लेकर राज्य और केंद्र ने 50-50% पर सहमति हुई और प्रोजेक्ट शुरू हुए। राज्य सरकार घोषणाएं करती रही, अंतिम वर्ष में उम्मीद से ज़्यादा घोषणाएं की। चुनावी साल रहता है, हर सरकार करती है, लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान भी होता है। जनता को गुमराह क्यों किया जाता है? आज राजस्थान में करीब 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट राज्य सरकार की सहमति के बाद में केंद्र ने स्वीकृत कर दिए और केंद्र से उनकी पहली और दूसरी किस्त आ भी गई। राज्य सरकार अभी भी पहली किस्त पे ही अटकी पड़ी है। यहाँ तो कोई राजनीति नहीं है, यहाँ न बीजेपी है न कांग्रेस है, यहाँ जनता की प्यास है सीधा। वही चाहे कांग्रेस के शासित प्रदेश हो चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो, दोनों राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट पूरे कर लिए। हाँ। राजस्थान क्यों पिछड़ा? यहाँ 5 साल क्यों कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही जेजेएम आई है ना। तो बजट का प्रावधान ही सही तरीके से नहीं किया गया, बजट का बंदोबस्त नहीं होने की वजह से राजस्थान में जेजेएम फेल हुआ। रही बात राज्य सरकार ने तो ईआरसीपी के लिए भी करीब 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन वो बजट है कहाँ? कागजों में बजट की घोषणा कर दे, प्रोजेक्ट मैदान पर नहीं आता। टेक्निकल पॉइंट समझना चाहता हूं जितेंद्र भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब मंत्रालय के सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को लेटर लिख दिया कि ईआरसीपी से जुड़े किसी भी हिस्से में काम नहीं किया जाए क्योंकि अंतर्राज्यीय मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, तो उसके बाद आप बजट तो कागज में ही देंगे, असली में कहाँ जमीन पर देंगे? ये तो स्पेसिफिक बातचीत है ना सेंटर और स्टेट के बीच में। बिल्कुल वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि घोषणा करना बहुत आसान है। घोषणा कांग्रेस सरकार भी कर देती है, बीजेपी की सरकार भी कर देती है। जनता उन घोषणाओं को लेकर उम्मीदें बांध लेती है। वो उम्मीदें पूरी कब होती है? जब वो काम धरातल पर उतरते हैं। धरातल पे काम उतरेगा ही नहीं तो जनता की प्यास और जनता की जो उनकी कृषि का क्षेत्र है जिसको वो मान रहे हैं कि अब हमें पानी मिलेगा, अन्नदाता विकसित होगा, उनका विकास होगा, ये राजनीति वाली चीजें हैं। अगर यही चीज 2017 में हुई थी, 2018 में कांग्रेस सरकार आई, उसी टाइम से अगर ये बजट जो अब सरकार ने जो 5 साल बाद में कदम उठाया कि हम अपने स्तर पे इसका अपने बजट से इस योजना को लेकर आएंगे, तो 5 साल पहले भी ला सकते थे। उसका फायदा जरूर मिलता कांग्रेस को इन 13 जिलों में। ये अंतिम वर्ष में क्यों याद आती है ये चीजें? मैं ये कह रहा हूं कि जनता से जुड़े हुए इतने बड़े मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति क्यों होती है? ठीक है, हर बात। चेतन जी मुझे आप एक बार बात समझाने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए एक वक्त ऐसी स्थिति बनी थी कि जो डीपीआर बनी थी उसमें किसी भी तरह का संशोधन होता तो पीने का पानी तो मिल जाता लेकिन सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता। अब मान लीजिए मुझे एक पूरे एप्पल की भूख है और आप मेरे को उसका 1/4 हिस्सा काट के दे दें कि लो भाई इससे भूख मिटाने की कोशिश करो। भूख मिटेगी नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ठीक है खुशखबरियां आ रही हैं लेकिन किस रूप में आ रही है थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कीजिए ना, थोड़ा सा हमको भी समझ में आए, हमको भी ये पता चले कि हम इस खुशखबरी को कितनी बड़ी खुशखबरी माने असली में। क्या सिंचाई का पानी मिलेगा या सिर्फ पीने का पानी मिलेगा या क्या कंडीशन बन रही है? डीपीआर क्या कह रही है? क्या डीपीआर में संशोधन हुआ है? बहुत स्पेसिफिक सवाल है। मैं स्वप्निल जी आपको शुरू से कह रहा हूँ, जब नीयत ठीक हो और करने की कुछ मनसा हो तो सब काम अच्छे होते हैं। मैं इस बात पे नहीं, आपकी बात पे आता हूँ, आप हंसने की जरूरत नहीं है। अब आपने सिंचाई पानी की बात की और पीने के पानी की बात की। मैंने आपको एक तीसरा मैटर और बताया था, इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भी पानी मिलेगा इससे। ठीक है, पीने का भी मिलेगा, सिंचाई के लिए भी मिलेगा। पहली बैठक आज दिल्ली के अंदर हुई है और कई मुद्दों पे सहमति बनी है। ठीक है, और आगे भी सहमति बनेगी, लेकिन बनेगी कब? जब बैठेंगे।
कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक, मैं बार बार कहता हूं, मैंने बहुत डिबेटों में भाग लिया है, अभी तो बैठेंगे ही, कुछ क्योंकि भी 2024 नहीं किया है। इन्होंने, कुछ भी। मैं एक लाइन में अगर कहूं तो कुछ नहीं किया। इतना एरोगेंस था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कि वो कहते थे मैं अकेला पूरी कर लूंगा इसको, और वो भी कब 4 साल के बाद में। 4 साल तक इन्होंने ईआरसीपी पर एक पैसे का काम नहीं किया, एक लाइन इन्होंने बोली नहीं। केवल इनको चुनाव के समय ईआरसीपी का याद आया, क्योंकि 13 जिलों के जनता के वोट लूटने के लिए इन्होंने सियासी पॉइंट्स और आंकड़े तो सारे आ चुके हैं। जरूरत के हिसाब से भी अब मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग कमेंट जितेंद्र जी मैं आपसे ले रहा हूं, लगभग 30 सेकंड का वक्त आपके पास है। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी जरूरत है वो उसमें प्याज का भी पानी चाहिए और सिंचाई का भी पानी चाहिए। अभी ये जानकारी सामने आना बाकी है कि जिस दिशा में ये कदम बढ़े, क्या वो ये दोनों सपने को साकार करेंगे या आधे सपने को साकार करेंगे? देखिए, जो अभी जो नया प्रस्ताव, संशोधित प्रस्ताव बनकर गया था, जिस पे 3 दौर की बैठकें पहले भी हो चुकी थी, और इसका जो प्रारंभिक सहमति बनने के बाद में ये चीज़ें अब धीरे धीरे बाहर आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। कुछ संशोधन हुए हैं कि जो पानी पहले एमपी ज़्यादा ले रहा था कुछ क्षेत्रों में, उस पानी की कटौती हुई है। वहीं राजस्थान भी कुछ पानी को पहले रोके हुए था, वो कुछ क्षेत्रों में पानी चंबल नदी से ज़्यादा ले रहा था उस पर, तो उसको लेकर कुछ संशोधित प्रस्ताव इनके अभी तैयार हुए हैं, और वो जब तक वो उन पर सहमति नहीं बन जाती है तब तक वो बाहर आएंगे नहीं आंकड़े। लेकिन प्रारंभिक रूप से मैं कह सकता हूं कि जो 49% पानी का बजट का जो इसमें पानी का प्रावधान किया गया, करीब 1723 MCM पानी का प्रावधान पेयजल के लिए किया गया है, उस पर सहमति पूरी तरह से बन चुकी है। दूसरी, कृषि क्षेत्र को लेकर भी जो 1500 MCM पानी के लिए जो पहले से चली आ रही थी, उसमें कुछ संशोधन किया है। आंकड़े ऊपर नीचे हुए हैं, फिलहाल वो आंकड़े एग्जैक्ट आंकड़े सामने नहीं है, लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया गया है। तो कुल मिलाकर राजस्थान को जो पानी और इरिगेशन के साथ ही जो इंडस्ट्री के लिए 8% इंडस्ट्रीज के लिए पानी का प्रावधान, उसमें कुछ एक संशोधन हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से अब जब सहमति बन जाएगी तब वो आंकड़े बाहर निकल कर आएंगे। और सहमति बनी है, और निश्चित रूप से अगर ये परियोजना अभी भी शुरू हो जाती है तो आने वाले 4-5 साल बाद में राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां वाकई में अलग होगी, अगर सरकार की मंशा होगी इस प्रोजेक्ट को करने की। कुल मिलाकर मैं ये सिर्फ ये कह दूं कि देखिए, गुड न्यूज आने के लिए अब लगभग आपके दरवाजे तक पहुंचने को तैयार है, लेकिन प्याज पर पॉलिटिक्स का ये दी एंड नहीं है, ये आप आगे भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।